इस राष्ट्रीय संगोष्ठी के अध्यक्षता कर रहे इस महाविद्यालय के प्राचार्य परमादरणीय प्रोफेसर दीपक कुमार सर, साथ ही कीनोट स्पीकर के तौर पर मौजूद प्रोफेसर जय प्रकाश चतुर्वेदी सर, प्रोफेसर शैलेश कुमार श्रीवास्तव सर, प्रोफेसर डॉक्टर अंजनी कुमार घोष सर और हमारे बड़े भाई डॉक्टर अनिल कुमार पटेल, साथ ही सभा में उपस्थित सभी विद्वतजन और हमारे प्यारे छात्र छात्राएं। आज का विषय आलोक ने मुझे दिया। पहली बार जब मेरी बात हुई बोला कि एक सेमिनार में आपको आना है, मैंने कहा जरूर जरूर। मुझे लगा कि सेमिनार का जो विषय होगा वो हिंदी और उसके आसपास का ही होगा, लेकिन जब मुझे विषय मिला तो मैं थोड़ा सा संकोच भी हुआ, क्योंकि साहित्य का मैं छात्र हूँ, साहित्य पढ़ता हूँ। तो उस संदर्भ में मैंने कहा यार थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि बातचीत वैश्वीकरण के संदर्भ में हो, क्योंकि साहित्य को यदि समग्रता से हम देखें या समझने की कोशिश करें तो लगभग जितने अनुशासन है, जितने डिसिप्लिन है, सबको अपने साथ समाहित कर लेते। और वैश्वीकरण की जब बात हो तो उसमें सबसे पहले भाषा की बात होनी चाहिए, क्योंकि वैश्वीकरण ने सबसे पहले किसी पर अटैक किया, ग्लोबल विलेज बनाने से पहले किसी पर अटैक किया तो भाषा पर अटैक किया, क्योंकि वैश्वीकरण का सबसे बाधक तत्व भाषा था। और भाषा के माध्यम से, चाहे वो हिंदी हो, अंग्रेजी हो, फ्रेंच हो, हर भाषाओं का अपना साहित्य है। हम हिंदी साहित्य के संदर्भ को लेकर बातचीत करेंगे। उससे पहले वैश्वीकरण की कुछ मूलभूत बातें सभी लोगों ने की है, कुछ मूलभूत बातें और मैं करना चाहता हूँ। वैश्वीकरण एक यथार्थ है आज के समय का, हम इसे बदल नहीं सकते, हम इसे रोक नहीं सकते। यह हमारे समय की मांग है। हमें वैश्वीकरण के साथ आज के संदर्भ में संवाद करने की जरूरत है। अन्यथा वैश्वीकरण को जिस रूप में हम ऑप्ट कर रहे हैं उसके साथ एकाकार हो रहे हैं, हम यदि संवाद नहीं करेंगे तो बहुत पीछे छूट जाएंगे। वैश्वीकरण की जो अवधारणा है, जिस अवधारणा को लेकर बहुत गंभीर बातचीत हुई, मैं कहता मुझे ऐसा लगता है कि वैश्वीकरण की जो अवधारणा है वो कहीं ना कहीं जो साम्राज्यवादी नीतियां थी, जो औपनिवेशिक नीतियां थी, उस नीतियों का मॉडिफाइड वर्जन है वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन। समय के साथ साथ शासन करने की नीतियां बदलनी चाहिए, नहीं तो आप टूट जाएंगे, आप बिखर जाएंगे। यदि आप औद्योगिकरण की तरफ, इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जाते हैं 16वीं शताब्दी के आसपास, तो पहली बार इंडस्ट्रियलाइजेशन का इम्पैक्ट हुआ था कि पूरी दुनिया पर अंग्रेजों ने शासन किया और अपने प्रोडक्ट और माल का भी संबंध वहां भी था। आज भी वही संबंध ग्लोबलाइजेशन के साथ भी हम उसको देख सकते हैं और उसको महसूस कर सकते हैं बहुत बेहतर तरीके से। और मैं नहीं कह रहा हूं, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में मार्क्स ने 1848 ईस्वी में इस बात की तस्दीक की थी कि ग्लोबलाइजेशन जो है वो पूंजीवाद का एक विकास है। और मार्क्स की तरफ हम लौटते हैं, क्योंकि पूंजी को और बाजार और मनुष्य को समझने की जो सबसे अद्भुत जो व्याख्या मार्क्स ने की पूरी दुनिया को समझ, और आज भी हम पूरी उसी व्याख्या के इर्द गिर्द कहीं ना कहीं सिमट कर रह गए। हम उस पर्सपेक्टिव में साहित्य में क्या बदलाव हुए, उन साहित्य में बदलाव के जो प्रतिमान बन रहे हैं या बन चुके हैं, उन प्रतिमानों पे हम थोड़ी बहुत बातचीत करेंगे, क्योंकि समय बहुत ही सीमित है। क्योंकि जैसा कि मुझे पहले बताया गया था कि लगभग 40-45 मिनट मुझे बोलना है, लेकिन हम आपसे सभी बड़े विद्वतजन यहाँ 20 मिनट का समय, मुझे लगता है कि 20 मिनट में मैं सर अपनी बात समाप्त कर दूंगा। भारतीय संदर्भ में मैं अपनी बात करूंगा और विशेष तौर पर मैं साहित्य के संदर्भ में मैं अपनी बात करूंगा। वैश्वीकरण से पूर्व आजादी के बाद भारत में
चार राजनीतिक घटनाक्रम ने साहित्य को बहुत गहरे रूप से प्रभावित किया, चाहे वो हिंदी साहित्य हो या अन्य भारतीय साहित्य हो। एक जेपी मूवमेंट, जयप्रकाश आंदोलन 1974 के आसपास, दूसरा 1980 में दलित उभार हो रहा था, जो मूवमेंट अंबेडकर के बाद लगभग शून्य हो गया था। महाराष्ट्र में उस मूवमेंट का उभार हो रहा था 1980 के आसपास, और देश के राष्ट्रीय फलक पर वह मूवमेंट दिख रहा था। तीसरा 1990 के आसपास दो बड़े मूवमेंट हुए, मंडल और कमंडल, जिसका साहित्य में बहुत गहरा इम्पैक्ट हुआ। एक तो राम मंदिर के नाम पर पूरे देश में पहली बार ध्रुवीकरण की राजनीति की शुरुआत हुई, और दूसरा मंडल कमीशन के नाम पर पहली बार ओबीसी जातियों का लामबंद हुआ। जब हम साहित्य में इन सभी संदर्भों को लेकर देखते हैं, इन संदर्भों की पड़ताल करते हैं, खासकर हिंदी साहित्य की मैं बात करता हूँ, तो लगभग सभी संदर्भ उभर कर सामने आते हैं। और उसी समय भारतीय पर्सपेक्टिव में हम देखते हैं, भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, तो भारत में 90 के आसपास उदारीकरण का दौर आया। तो यह जो चार परिस्थितियां थी वो साहित्य को गहरे रूप से प्रभावित कर रही थी, और जो साहित्य का सृजन का जो संसार था उसमें एक नए तरह के प्रयोग हो रहे थे। उन प्रयोगों की, और उसी दौर में साहित्य में, खासकर हिंदी साहित्य की मैं बात करूं, तो तीन तरह के विमर्श उभर कर सामने आए। एक विमर्श स्त्री विमर्श, दूसरा विमर्श दलित विमर्श। वह दौर 90 के दौर में दो विमर्श बहुत तेजी से उभर कर सामने आए। बाद में हम लोगों ने जनजातीय विमर्श को भी उसके केंद्र में लाया, ट्राइबल जो डिस्कोर्स है उसको भी हम लोगों ने केंद्र में लाया। उसके बाद अब एक नए तरह का विमर्श की मांग हो रही है, वह विमर्श है बहुजन विमर्श। जिस ओबीसी जातियों का लामबंद हुआ था, आज वह बहुजन विमर्श के नाम पर एक नया तरह का विमर्श। इन सभी विमर्शों में कहीं ना कहीं जो ग्लोबल विलेज और ग्लोबलाइजेशन का वैश्वीकरण के प्रभाव से हम अछूता नहीं रहते। जब हम स्त्री विमर्श की बात करते हैं, तो ग्लोबलाइजेशन ने, वैश्वीकरण ने स्त्रियों को स्वतंत्र किया, स्त्रियों के भीतर एक नई तरह की ताजगी, एक नई तरह की चेतना देने का काम ग्लोबलाइजेशन ने किया। लेकिन वही ग्लोबलाइजेशन ने स्त्रियों को विज्ञापन तक सीमित कर दिया। एक बड़े हमारे यहाँ के प्रतिष्ठित कवि हुए लीलाधर जबूरी, उनकी दो चार पंक्ति से मैं अपनी बात करना चाहता हूँ। वह लिखते हैं, उनकी कविता है, विज्ञापन सुंदरी, यह तो बाजार है जिसे अपने विज्ञापन के लिए विश्व सुंदरी की जरूरत है। यह तो बाजार है जिसे अपने विज्ञापन के लिए विश्व सुंदरी की जरूरत है, वरना विश्व सुंदरी की भी क्या जरूरत है। एक तरफ वह स्त्री को मुक्त कर रहा है, वो उस नई तरह की जो बेड़ियां हैं उससे मुक्त करने की कोशिश कर रहा है, और दूसरी तरफ उसी स्त्री को, उसके देह को अपने साथ बांध लिया। हमें इन संदर्भों को टटोलने की जरूरत है। उनकी देह तक हमारी पूरी जो डिस्कोर्स है वो सीमित हो गई है। हम उस डिस्कोर्स से अलग हटकर हमें नए आउट ऑफ बॉक्स में जाकर सोचने की जरूरत है। स्त्रियों को खासकर यह वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन हमारे जीवन को किस रूप में, किस हद तक प्रभावित किया है। उसी तरह एक फिल्म है साधना, आप लोगों ने फिल्म, उसमें साहित्य लुधियानवी का एक गाना है, उसकी दो पंक्ति, औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उसे बाजार दिया। औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उसे बाजार दिया। कितना गंभीर प्रश्न इस गाने में साहित्य लुधियानवी उठा रहे हैं कि उस औरत को बाजार, हमने बाजार तक धकेल दिया, और बाजार तक धकेलने में जो वैश्वीकरण है, जो उन्हें उन्मुक्तता प्रदान कर रही है, जो औरत अपने सीमित दायरे में जो पहले संतुष्ट हो रही थी, अपनी कम जरूरतों के साथ अपने जीवन यापन कर रही थी, वह औरत, वह स्त्री, उसकी जरूरतें बढ़ा दी है वैश्वीकरण ने, और वह स्त्री बाजार तक जाने के लिए हिचक नहीं रही। यह बाजार का स्त्रियों पर प्रभाव है, और वह जब बाजार का स्त्रियों पर प्रभाव है, तो वह साहित्य ने उस प्रभाव को एज इट इज अपने साथ आत्मसात कर लिया।
उसके साथ हिंदी के बड़े आलोचक हुए राजेंद्र यादव। जब भी हम स्त्री विमर्श की बात करते हैं, साहित्य में स्त्री विमर्श की बात करते हैं, तो हमें उनकी पत्रिका हंस की तरफ लौटना पड़ता है। और साहित्य में मूलतः जब डिस्कोर्स की बात करते हैं तो राजेंद्र यादव की तरफ ही हम लौटते हैं, चाहे वो दलित डिस्कोर्स हो या ह्यूमन डिस्कोर्स हो। असीमा भट्ट के साथ उनका एक साक्षात्कार है, साक्षात्कार का एक पंक्ति मैंने उठाया है आपको बताने के लिए कि बाजार ने स्त्री के देह को खरीद लिया है, पहले पुरुष अब बाजार में खरीद लिया। यह जो डिस्कोर्स किस फॉर्म में बाजार के आने के बाद साहित्य में उसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, साहित्य भी बाजार के जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट को आत्मसात कर अपने साथ उसको एक नए डिस्कोर्स में लाने की कोशिश करना है। मेरा कहने का मतलब तात्पर्य है कि इस वैश्वीकरण ने स्त्रियों को बहुत स्वतंत्र किया है, आजाद किया है, उनके ख्यालों में उनको एक नई तरह की एक ताजगी दी है, उनके पंख उड़ गए हैं। लेकिन उस बाजार की जो सीमा है उससे इस दौर पे वो बंध गई है कि छटपटा रही है, व्याकुल हो रही है, उससे निकलने की कोई समझ नहीं पता कर रहा है। और बाजार के साथ धीरे धीरे वैश्वीकरण के चपेट में स्त्रियां आ रही है। केवल स्त्रियां नहीं आ रही, पुरुष भी आ रहे हैं, पुरुष भी आ रहे हैं। उसी डिस्कोर्स की तरफ फिर से लौटते हैं कि एक नया साहित्य में एक नया डिस्कोर्स अब के समय शुरू हुआ है। पहले हम विष्णु साहिनी के समय भी उन कुछ कहानियों पे बात कर सकते हैं, लेकिन अब के समय शुरू हुआ है वह है वृद्ध डिस्कोर्स। हम साहित्य में आफ्टर ग्लोबलाइजेशन, बिफोर ग्लोबलाइजेशन, आफ्टर इंडिपेंडेंस, साहित्य ने, भारतीय समाज ने एकल परिवार की नींव हुई। जैसे जैसे हम गांव से शहरों की तरफ हम पलायन हुआ, हमारा संयुक्त परिवार की जो परिकल्पना थी वो संयुक्त परिवार की परिकल्पना धीरे धीरे बिखरने लगी। हम एकल परिवार की तरफ बढ़ चल रहे थे। और जब हम एकल परिवार की तरफ बढ़ने लगे तो आज कंडीशन ये हो गया कि हम एकल परिवार में भी, हम घर में भी, पति पत्नी के बीच भी हमारी दूरियां बढ़ गई है, क्योंकि बाजार ने उन दोनों के बीच भी एक नए तरह का इंस्ट्रूमेंट मोबाइल दे दिया है, जो एक बेडरूम में दो ध्रुव पर लोग खड़े होते हैं। यह बाजार का इम्पैक्ट है। बाजार ने डिस्कोर्स के तौर पर फिर से मैं कहना चाहता हूँ कि वृद्ध डिस्कोर्स शुरू कर दिया है कि बुढ़ाप किस तरह से, जैसे ही हम ज्वाइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिली की तरफ बढ़े तो हम, हमारे जो घर के वृद्ध थे, आज लगभग हम उन्हें जो वृद्धाश्रम है उसमें छोड़ने। आज मैं सुबह न्यूज पेपर पढ़ रहा था तो एक गया या पटना के वृद्धाश्रम का फोटो दिखाया, उस न्यूज पेपर में दिया हुआ था। उसमें दिखाया गया कि अद्भुत दृश्य था कि महिलाएं हैं तो वृद्धाश्रम में जीतियां कर रही है। पत्रकार ने पूछा कि आप क्यों कर रहे हैं, तो महिलाएं कहती थी कर रहा हूं, मैं कर रही हूँ जीतिया। कि आपके पुत्र तो आपको घर से निकाल दिए, तो उन्होंने निकाला है, मैंने थोड़ी अपने दिल से निकाला। चकाचौंध में, वैश्वीकरण के चकाचौंध में हम अपने पारिवारिक और सामाजिक मूल्यों को लगभग तहस नहस करने पर आमदा है। और साहित्य में कई, जितने अभी के दौर में एक बड़ा अच्छा उपन्यास हमारे बिहार के ही हैं और चीफ सेक्रेटरी रहे हैं त्रिपुरारी शरण, उनका एक नॉवेल है माधोपुर का घर, अभी हाल में ही आई है उपन्यास। उस उपन्यास में इस त्रासदी को बड़ा बहुत ही बेबाकी ढंग से इस त्रासदी को उन्होंने दिखलाया है कि माधोपुर के घर में, वह घर है माधोपुर का, और माधोपुर में घर में बेघरी बनने का एक यात्रा है कि घर केवल सीमेंट होने से, सीमेंटेड से घर नहीं बनता है, घर के भीतर मानवीय संवेदनाओं की जरूरत होती है। और जैसे माधोपुर की जो दादा दादी होती है, उनके 3 बच्चे, एक ऑफिसर होते हैं सेना में, दूसरा IAS बन जाते हैं, तीसरा भी IAS बनते हैं। तीनों बच्चे जब बाहर होते हैं तो घर के जो वृद्ध की स्थिति होती है, बड़ा वो वाली स्थिति होती है, वो बेचैन हो जाती है कि कैसे हम अब कहाँ रहे, 3 बच्चों के पास रहे। अथाह संपत्ति, वो भी शिक्षक होते हैं, जो दादा दादी होते हैं उस घर के, वो भी शिक्षक होते हैं, लेकिन वो बेचैनी होती है अंतिम में होता है कि जब दादा गुजर जाते हैं तो बहुत भारी मन से उस घर की जो मालकिन होती है, दादी होती है, अपने पुत्र के, सबसे छोटे पुत्र जो उस समय फिल्म इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर